हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज़म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज मैं बात करूंगी कुछ मिस्टेक्स के बारे में जो मैं कमेंट पढ़ती हूं तो मुझे उनमें कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ पेरेंट्स जो हैं वो कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं, या हो सकता है और भी जिन्होंने कमेंट नहीं किया है उनके दिमाग में भी वो चीज़ें हों। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ा सा क्लियर होनी चाहिए। तो ये 2-3 टॉपिक हैं जो मुझे क्लियर करना है आप लोगों को, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, कि वो मिस्टेक्स जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। इसमें सबसे पहला जो मुझे फ़ील हो रहा है वो ये कि मतलब काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो मतलब सोचते हैं कि वेट करेंगे, ओटी वगैरह करवाएंगे और मतलब फिर बच्चा 7-8 साल की एज में पहुंच जाता है, उसके बाद अगर आप स्कूल में उसको फिर एडमिशन दिलाने का ट्राई करते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए गाइस। आपको जब बच्चा 3 इयर्स 4 इयर्स या 5 इयर्स का है उसी टाइम पे स्कूल में एडमिशन जो है वो कराना चाहिए। बिकॉज़ जितना ज़्यादा आप लोग वेट करते हो, ओटी से फ़र्क पड़ता है, मैं इस बात को मानती हूँ, लेकिन फिर भी वो जो स्कूल का बिहेवियर है वो जितना बच्चा छोटा रहेगा, अर्ली एज में आप जब स्कूल में डालोगे उसी एज में वो उस बिहेवियर को बहुत अच्छे से गेट करने की कोशिश करेगा। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 7-8 साल का बच्चा है, फिर उसको कहाँ एडमिशन मिलेगा? मतलब फिर से अगर मिला भी एडमिशन, वैसे तो मिलना ही मुश्किल है बिकॉज़ बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर जब आप स्कूल में डालते हो तो उनका बिहेवियर तो इनिशियली वही रहता है, हाइपर एक्टिव, और मतलब कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। उसके बावजूद जब स्कूल में डालते हो तो प्रॉब्लम तो होती ही हैं। फिर क्या हो जाता है गाइस, एज गैप। आपका बच्चा 6, 7 या 8 साल की एज में नर्सरी में जा रहा है और दूसरे नॉर्मल बच्चे अभी 3, 3.5 या 4 साल के हैं। एक तो बच्चों के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्म, जो नुकसान है हमारे बच्चे उनको पहुंचा सकते हैं, इसकी गुंजाइश रहती है। और बड़े बच्चे को, टीचर को फिजिकली हैंडल करना भी मुश्किल हो जाता है। ये चीज़ें आप लोगों को समझनी होगी। वहीं अगर हम लोग इस बात की तरफ ध्यान दें कि बच्चा अगर छोटा है, हमारा ऑटिस्टिक बच्चा छोटा है, 4 इयर्स का है, मतलब 3.5 ईयर का है, तब हम लोग स्कूल में उसको एडमिशन जब हम लोग दिलाते हैं, एडमिशन मिल जाता है, तो उस टाइम पे जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके लिए भी स्कूल नया नया होता है, तो उनको भी इतनी समझ नहीं होती है, उनमें भी बिहेवियर इश्यूज होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें थोड़ी सी, मतलब आप बोलो कि बैलेंस होती हैं, और बच्चों के दिमाग में भी इतना ज़्यादा नहीं जाता है कि ये जो मतलब बच्चा है ये हमसे थोड़ा सा अलग है। एक्जैक्टली। तो मेरे हिसाब से वही परफेक्ट एज है जो नॉर्मल बच्चों की होती है, वही हमारे बच्चों की होनी चाहिए। उस वक्त अगर बच्चे को 1 साल लगता है, 2 साल लगता है, जैसे कि मैं अर्नव के साथ 4 साल बैठी थी, तो आज जाके वो सब कुछ जो है वो बैलेंस हो गया। अब वो अपनी एज के ही बच्चों के साथ है, तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दो। अब इसके लिए सबसे पहली प्रेपरेशन जो आपको सपोर्ट करेगी कि उस एज में जब बच्चा छोटा है, उसी एज में जब हम लोग उसको स्कूल में एडमिशन दिला रहे हैं, तब डेफिनेटली उसमें बिहेवियरल इश्यूज तो बहुत ज़्यादा होंगे, हाइपर एक्टिव भी होते हैं बच्चे। तो उसमें हमारी क्या हेल्प होती है? तो उसमें सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि हम शैडो टीचर का डिमांड करें स्कूल से, या खुद बैठें। और दूसरी मिस्टेक जो, तो हम लोग वेट करते रहते हैं कि जब तक हमारे बच्चे का फाइन मोटर स्किल अच्छा नहीं होता है, या हम लोग थोड़ा और ओटी कराते हैं, उसके बाद हम लोग राइटिंग पे ध्यान देंगे, फिर हम लोग राइटिंग पे फोकस करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए गाइस। स्कूल में जब बच्चा एडमिशन के लिए जा रहा है तो हम लोगों को तो और ज़रूरी है कि बच्चा पहले से राइटिंग सीख के स्कूल में आए, ताकि उसके पास स्कूल में कुछ ना कुछ करने के लिए हो। अगर टीचर भी उसको थोड़ा सा ट्राई करती है तो वो टीचर के साथ भी कुछ थोड़ा बहुत लिख सके। राइटिंग ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे बच्चा खुद को थोड़ी देर के लिए इंगेज कर सकता है, या टीचर भी ट्राई करके उसको थोड़ा इंगेज कर सकती है। तो इस चीज़ को आप लाइट मत लो। 2 साल 2.5 साल की एज में आप लोग थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल हो जाते हैं कि मेरा बच्चा A to Z बोल रहा है, 1 to 100 बोल रहा है, राइम्स बोल रहा है, तो A to Z बोल रहा है तो इसका मतलब वो लिख भी लेगा, या ठीक है, आप लोग कंफर्टेबल हो जाते हो। तो आई एम सॉरी, वो कोई अचीवमेंट नहीं है। बिकॉज उससे सिर्फ एक चीज़ कन्फर्म होगी कि आपके बच्चे का स्पीच है, तो उसमें लैंग्वेज डेवलप हो सकता है। तो वो लगभग हर ऑटिस्टिक बच्चा आपको ऐसा ही मिलेगा जिसको वो सिंपल राइम से सुन के ही A to Z याद कर लेता है, नंबर्स भी याद कर लेता है। तो ये लगभग सब ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो कर लेते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल अर्नव है। कितने डिफ़िकल्ट गाने जो हैं, अभी उसका लैंग्वेज पूरा डेवलप नहीं हुआ है, उसके बाद भी वो ईजिली
बिना किसी लगभग बिना किसी एफर्ट के वो सीख लेता है, इवन वर्ड्स भी सीख लेता है। तो उसमें कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है गाइस। तो उस चीज़ के को लेकर आप थोड़ा कंफर्टेबल मत होइए, राइटिंग पे जाइए, आपके पास टाइम होता है। अब आप ये मत बोलिए कि स्टार्टिंग में 3 इयर्स और 4 इयर्स के बीच में हम लोग राइटिंग कैसे सिखाएंगे, बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस नहीं होता है, आई कांटेक्ट नहीं होता है, तो हम लोग ये चीज़ कैसे करेंगे। क्यों नहीं गाइस, एक नॉर्मल बच्चा 1 मंथ में या स्कूल में जाके फर्स्ट टाइम या 1-2 दिन में ही टीचर के साथ प्रैक्टिस करता है और राइटिंग सीखने लग जाता है वो। तो क्या हमारे बच्चे 1 साल में नहीं सीखेंगे। तो ये चीज़ प्रैक्टिकली मैंने की है, दैट्स वाई मैं आपको बोल रही हूँ, बिकॉज मेरे बच्चे का भी सेम प्रॉब्लम था, इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी उसमें थी। 5 to 6 मंथ तो उसको पेंसिल पकड़ने में ही लग गए। तो 3 इयर्स तक मैंने उसको जब स्टार्ट किया, उसको राइटिंग का स्टार्ट किया, तो आप सोचो जिस बच्चे को 5 to 6 मंथ पेंसिल पकड़ने में ही लग गए। बीच में एक टाइम ऐसा भी आया जब हम लोगों को लगा कि अर्नब राइटिंग कर ही नहीं पाएगा, शायद ऑटिज्म की वजह से उसमें ये प्रॉब्लम है, वो नहीं कर पाएगा। तो कई बार हम लोग गिव अप करने का सोचते भी थे, या कई बार ऐसा लगता था कि कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन वो प्रैक्टिस हम लोगों ने कंटिन्यूस उसको रखा, और अर्नब ने 1 ईयर में 3 ईयर्स से लेके 4 ईयर्स तक आते आते वो मतलब A to Z जो था वो उसको लिखना सीख गया था। उसके बावजूद भी वो उसका राइटिंग इतना डार्क नहीं था, लेकिन विद लाइट राइटिंग वो अल्फ़ाबेट्स को लिख पा रहा था। डिस्टॉर्टेड उसकी राइटिंग होती थी, जिसका वीडियो मैंने डाला है कि उसका पहले राइटिंग कैसा होता था। तो नो मैटर कि आपका राइटिंग कैसा जा रहा है, लाइट है, डार्क है, कैसा भी है, लेकिन उसको वो शेप बनाने आ जानी चाहिए। तो ये चीज़ आप ज़रूर रखो, बिकॉज़ ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि 1 साल में कंटिन्यूस डेली आप 1-1 घंटा उसको अर्नब एक अल्फ़ाबेट को ना 50-50 बार उसको पहले मैं पूरा डॉट बना के उसको शेप देती थी, पूरा डॉट में पूरा शेप बना के देती थी, फिर उसके ऊपर खुद हैंड से ट्रेसिंग करवाती थी, उसका हैंड पकड़ के, फिर थोड़ी देर उसको फ्री छोड़ के, फिर उसका हैंड पकड़ के, फिर फ्री छोड़ के। तो ऐसे ऐसे एक अल्फ़ाबेट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, बट 1 साल में वो फिर भी सीख गया। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप लोग स्टार्ट करो और 1 साल में बच्चा राइटिंग ना सीखे। बस ये है कि कंटिन्यूअस करना है उस चीज़ को। तो जिनके बच्चे अभी छोटे हैं वो तो इस बात को दिमाग में बिठा लो, राइटिंग ही हेल्प करेगी बच्चे को आगे स्कूल में जाके इंगेज करने के लिए। और एक होता भी है ना हमारे पास बोलने के लिए कि हमारा बच्चा राइटिंग करता है। स्कूल में जाके सबसे पहला इशू यही आता है कि बच्चा लिखता पढ़ता नहीं है, तो हम लोग कैसे एडमिशन लें। तो वो चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दें। एटलीस्ट जिनके पास मौका है, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, तो वो इस चीज़ को करना स्टार्ट कर दें। और जो भी बड़े हैं उनको भी अगर लगता है 6 to 7 मंथ में वो भी अपने बच्चों को राइटिंग सिखा सकते हैं, प्लीज़ कंटिन्यूसली इस चीज़ को कीजिए। इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग का लेना देना नहीं है, इसमें कोई लैंग्वेज का लेना देना नहीं है। इसमें बस बच्चे को ट्रेसिंग करनी है, और ट्रेसिंग कर करके ही वो एक दिन वो उस चीज़ को शेप बनाना जो है वो सीख लेता है। स्टार्टिंग में अल्फ़ाबेट हमारे ऑटिस्टिक बच्चों के लिए सिर्फ एक शेप मात्र होते हैं, तो वो ईजिली हो जाता है। बस आप ये मत सोचो कि हम बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो अगर आप शैडो टीचर भी एज ए शैडो टीचर भी स्कूल में बैठते हो, तब भी आप क्या कर पाओगे। अगर राइटिंग नहीं आती है तो आप सोचो, आप खुद ही अपने बच्चे को स्कूल में एंगेज नहीं कर पाएंगे, खुद ही स्कूल में बच्चे को नहीं संभाल पाएंगे। अर्नब को राइटिंग मैंने सिखा दिया था, तो एटलीस्ट जब मैं उसके साथ बैठ रही थी तो मेरे साथ वो इंडिपेंडेंटली लिख पा रहा था वहाँ पे, तो मैं तो उसको एंगेज कर पा रही थी। इवन मतलब टीचर भी सरप्राइज थे जब उन्होंने फर्स्ट टाइम अर्नब को राइटिंग करते हुए देखा। जब मैं अंदर बैठी तो तब उनको यकीन हुआ कि नहीं, अर्नब वाकई में राइटिंग करता है। तो ये एक पॉजिटिव सा जो है वो मैसेज सामने जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखें, इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए। राइटिंग आगे भी बहुत अच्छी तरह से हेल्प करती है। और आजकल तो यूट्यूब पे काफ़ी सारे टिप्स हैं गाइस, सब कुछ आपके सामने है। हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर भी हम लोगों ने तुक्के मार मार के ही उसको 1 साल में सिखा दिया। तो आपके पास तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग एड हैं, तो आप तो और कम टाइम में सिखा सकते हो इस चीज़ को। थर्ड पॉइंट मैं लूँगी गाइस, काफ़ी कमेंट में मैंने ये चीज़ भी पढ़ी कि हम लोगों ने OT भी स्टार्ट किया है, स्पीच थेरेपी भी स्टार्ट किया है, हम लोगों ने स्पेशल एजुकेटर भी रखा है, फिर भी हमारा बच्चा जो है वो सोशलाइज नहीं होता है, हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है, हमारे साथ इंटरेक्शन नहीं करता है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आप ये सोचते हो कि अगर आप फाइनेंशियली अच्छे हो और आप सोचते हो कि हम सारी थेरेपीज़ बच्चे को प्रोवाइड कर देंगे और सब कुछ थेरेपीज़ के ऊपर छोड़ देंगे,
तो उससे भी कुछ नहीं होगा गाइस। उससे क्या होगा कि आपका बच्चा उन थेरेपिस्ट के साथ ही कोऑपरेट करेगा, उन्हीं को रिस्पॉन्स करेगा, उन्हीं से लर्निंग करेगा। जो कुछ भी अगर उसने कुछ सीखा है तो वो ना आपको रिस्पॉन्स करेगा, ना बाहर सोसाइटी में रिस्पॉन्स करेगा उस चीज़ को। तो ये भ्रम लेके दिमाग में मत चलिए। अगर आप फाइनेंशियली कितने भी स्ट्रांग हैं तब भी आप जो बच्चे को थेरेपी दोगे, आप जो बच्चे के साथ काम करोगे, वही बच्चे को हेल्प करेगा बाहर सोशलाइजेशन में भी, और उससे आपकी और आपके बच्चे के बीच में जो इंटरेक्शन है वो भी अच्छी होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। थेरेपी तो सिर्फ बच्चे को प्रिपेयर करती है उस चीज़ के लिए जो हम बच्चे को सिखाएंगे। हम कुछ बिहेवियर बच्चे को सिखा रहे हैं, हम कुछ लैंग्वेज बच्चे को सिखा रहे हैं, तो बच्चे को वो लिसनिंग होना चाहिए, बच्चे को वो मतलब बच्चा हमारी कमांड को फॉलो करना चाहिए। तो थेरेपी जो है वो सेंसरी इश्यूज़ को काम डाउन करके या तो यहाँ से आप देखो कि जो थेरेपी है वो हेल्प करती है रेडी करने के लिए। आप इससे ज़्यादा थेरेपी से एक्सपेक्ट मत करो। बाकी सब कुछ नॉर्मल बच्चों की तरह आपको ही सिखाना है। तो थेरेपी सब कुछ ही नहीं है और थेरेपी को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है। वो मस्ट है, वो ज़रूरी है, वो करना ही है। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा रोल जो है वो आपका और आपके बच्चे का इंटरेक्शन जो है वो डिसाइड करेगा कि ऑटिज़म आगे कैसे चलेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। आई थिंक मुझे लगा था कि कमेंट में कुछ लोगों को ये थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं, इन चीज़ों को थोड़ा रॉन्गली मतलब प्रोसेस करते हैं। तो ये आपको नहीं करना चाहिए। एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प होगी। थैंक यू फॉर टुडे।